मानव शरीर में दो गुर्दे होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड की किडनीज, जिनसे कि ब्लड को छन करके मूत्र अर्थात पेशाब बनती है। ये पतले पतले पाइपों के द्वारा, जिनको कि यूरेटर कहते हैं, पेशाब की थैली अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती है और जिसको कि यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर एग्जिट होता है। इस पेशाब की थैली में जब भी कोई ट्यूमर का आउटग्रोथ होता है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो उसको ब्लैडर कैंसर की श्रेणी में गिना जाता है। सामान्यतः ये कैंसर 60 के ऊपर के एज में ही होता है। होने को ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, पर अमूमन ये पुरुषों में होने की संभावना इसकी 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। इस कैंसर के सिम्टम्स में आम तौर पे पेशाब के रास्ते से रक्त का स्राव होना होता है, जिसको कि हिमैचूरिया बोलते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है, ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक, अर्थात ऐसा जो कि पेशाब के रंग में बदलाव कर दे, जिसको कि आंखों से देख के ही आइडिया लग जाए कि इसमें कहीं ना कहीं ब्लड आ रहा है, या कभी कभी माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म रूप से, जो कि पेशाब को रंग देख के शायद ना पता चले, किंतु माइक्रोस्कोप पे जब देखा जाए तो ज्ञात हो कि इसमें ब्लड है। तो पेशाब में ब्लड होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। इसके अलावा कभी कभी बार बार पेशाब के ट्रैक में इन्फेक्शन होना, वेट लॉस होना और पेड़ों के एरिया में दर्द बना रहना, ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। बीमारी अगर ब्लैडर से निकल के अन्य अंगों में चले जाए तो उसकी वजह से कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कभी कभी ये बीमारी हड्डियों में स्प्रेड कर जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में अत्यधिक दर्द हो सकता है। ये कैंसर उन कैंसरों में से है जिनमें कि निकोटीन या तंबाकू का एक मेजर रोल होता है। माने कि ये कैंसर आम तौर पे इंसान इसको खरीदता है, बाज़ार में मिलने वाले तंबाकू जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोक्ड फॉर्म ऑफ टोबैकोज हों या स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको हों, उनके ज़रिए आमतौर पे होता है। जब कोई इंसान इस तंबाकू पदार्थ का सेवन करता है तो वो तंबाकू ब्लड में चला जाता है और यही ब्लड से फिल्टर होकर यूरिन में आता है, और पेशाब की थैली में, जिसमें कि यूरिन कई घंटों तक स्टोर्ड रहती है, उस वजह से पेशाब की थैली की अंदर की जो लाइनिंग होती है वो निकोटीन के कांटेक्ट में घंटों तक बनी रहती है, जिससे कि धीमे धीमे इस तरह के बदलाव आ जाते हैं। तो तंबाकू से दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है इस कैंसर के लिए। और ख़ास बात यह है कि यदि किसी इंसान ने तंबाकू का सेवन कई वर्षों तक किया हुआ है और उसके बाद वो तंबाकू का सेवन को रोक दे, तो धीमे धीमे कई सालों में इससे हुए दुष्प्रभाव जो ब्लैडर में होते हैं उनको बदला जा सकता है। माने कि जो कैंसर का रिस्क किसी इंसान का बढ़ गया है तंबाकू का सेवन करने से, वो वक्त के साथ कम हो सकता है यदि पूरी तरह से तंबाकू का परित्याग कर दिया जाए। आपके डॉक्टर से जब आप मिलेंगे, यदि आपको इस तरह का ब्लड पाया गया है यूरिन में, तो वो डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्टों को रिकमेंड करेगा, जिनमें कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं। उसके अलावा यूरिन की जांच होती है, यूरिन की साइटोलॉजी किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि क्या ब्लड है कि नहीं है, और उससे अतिरिक्त कोई कैंसर सेल्स दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। ये यूरिन साइटोलॉजी होने को तो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है, माने कि अगर उसमें कैंसर सेल्स मिल रही हैं तो ये काफ़ी हद तक श्योर हो जाता है कि बीमारी है, पर ये सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। माने कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए पर हकीकत में बीमारी हो। तो इसको बहुत कॉमनली इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरबीन डाल के पेशाब के रास्ते की कैमरे से देखा जाता है, जिसको कि सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। आपका यूरोलॉजिस्ट या ऑन्कोसर्जन एक दूरबीन डाल के सिस्टोस्कोपी की जांच करता है, और अगर उसको कोई ट्यूमर, कोई ग्रोथ अंदर की पेशाब की थैली की लाइनिंग में दिख रही होती है, तो वो उसको खुरच के उसको कट करके सैंपल लेता है, जिसको कि TURBT गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं, अर्थात ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। इसी के बायोप्सी के बिना पर ही 100% कन्फर्मेशन लिया जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है, और कैंसर है तो कौन से प्रकार का है। सामान्यतः ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा नाम का कैंसर यहाँ पे पाया जाता है, जो कि 95% ऑफ द टाइम होता है। कभी कभी कुछ अन्य टाइप का कैंसर, जिसमें कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, सार्कोमेटॉइड वैरायटी टाइप के कैंसर इत्यादि भी हो सकते हैं। तो जो आमतौर पे इलाज की बात की जा रही है वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के बारे में हो रही है। सिस्टोस्कोपी से अलग CT स्कैन भी अति आवश्यक जांच होती है, जिसमें ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि दोनों तरफ के गुर्दे और उनका जो रास्ता है पेशाब का यूरेटर में कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये ब्लैडर का कैंसर जो है वो लोकली कितना बड़ा हुआ है, इसके लिए कभी कभी एमआरआई किया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि यदि जो कैंसर है ब्लैडर की दीवार में कितनी गहराई तक गया हुआ है और उसके बाहर के जो अंग हैं उनमें तो नहीं पकड़ लिया उसने। पेट में कुछ गिल्टियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। ये बीमारी छिटक के कहीं और तो नहीं चला गया जैसे कि लीवर या हड्डी, उसके लिए भी कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। ब्लैडर कैंसर को इलाज की नज़र से 3 ग्रुपों में बांटा जाता है, जिसमें प्रथम होता है नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर, दूसरा होता है मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर और तीसरा होता है मेटास्टैटिक ब्लैडर कैंसर। तो इसमें प्रथम 2 जो टाइप हैं वो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 टाइप के ब्लैडर कैंसर हैं, जिसमें कि बीमारी ब्लैडर या उसके आसपास की गिल्टियों तक सीमित है। तीसरा टाइप जो है मेटास्टैटिक ब्लैडर कैंसर, उसमें बीमारी अन्य अंगों तक स्प्रेड कर गई होती है। इलाज की बात अगर हम करें तो नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स में जो मैंने आपको बताया था कि सिस्टोस्कोपी और TURBT द्वारा ब्लैडर ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। उसके बाद में कभी कभी रीचेक सिस्टोस्कोपी, दोबारा से सिस्टोस्कोपी की जांच करके देखा जाता है कि कोई बीमारी रह तो नहीं गई है, और रिपोर्ट्स के अनुसार पे आपका ऑन्कोलॉजिस्ट ये डिसाइड करेगा कि इसमें कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। आम तौर पे जो एडिशनल ट्रीटमेंट नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर में चलता है वो उसको इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये होने को तो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती हैं, पर सामान्यतः जहाँ पर इंट्रावीनस या नसों के द्वारा, खून की नसों के द्वारा दवाई दी जाती है, उससे अलग तरीके से ब्लैडर कैंसर में पेशाब के रास्ते से ही ये दवा दी जाती है। ब्लैडर में कुछ घंटे के लिए ये दवा को रखा जाता है, जिसके कॉन्टैक्ट से ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग की जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको मारा जाता है। तो ये बड़ा ही सरल तरीका होता है कीमोथेरेपी देने का, और इसके पूरे बॉडी पे सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं, जैसा कि अदर कीमोथेरेपी से काफ़ी हो सकते हैं। और इसका एक अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जिसके ज़रिए इसको हफ्ते हफ्ते पे कई बार दिया जाता है, फिर उसका गैप किया जाता है, कभी कभी 3-3 सप्ताह के गैप कर देते हैं। कई सारी डोजेज़ इसकी हैं। इसमें जो दी जाने वाली दवाइयाँ हैं उसमें टीबी के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध है BCG नाम की, वो, या कभी कभी माइटोमाइसिन या डॉक्सोरोबिसिन नाम की दवाइयों को इस तरह से दिया जाता है। और इस प्रोसीजर के बाद में रिपीटेड सिस्टोस्कोपी करना अनिवार्य होता है। ये जानना ज़रूरी होता है कि ये कैंसर कहीं लौट के तो नहीं आ गया है। इससे अलग अगर हम मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर के इलाज की बात करें तो इसका इलाज एकदम ही ड्रामेटिकली डिफरेंट होता है नॉन मसल इन्वेसिव से, क्योंकि इस केस में ब्लैडर को बचाए जाने की संभावना ना के बराबर होती है। कुछ स्टडीज़ ज़रूर चल रही हैं जहाँ पे ब्लैडर को बचा करके रिपीटेड इंट्रावेनस नसों से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दे करके कोशिश की जाती है, पर अमूमन इसका प्रयोग सिर्फ स्टडीज़ तक सीमित है। आम तौर पे इसके इलाज के लिए एक बड़ा ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पूरा का पूरा ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। पुरुषों में ब्लैडर के साथ में कभी कभी एक प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि नीचे होती है, अगर बीमारी उस एरिया में है तो प्रोस्टेट को भी निकाला जाता है। और वहीं पे महिलाओं में आमतौर पे इस सर्जरी के दौरान में बच्चेदानी अर्थात यूट्रस को भी रिमूव किया जाता है, जिसको कि एंटीरियर एक्सेंट्रेशन सर्जरी बोलते हैं। इसी सर्जरी में अति आवश्यक हो जाता है कि जब ब्लैडर को निकाल दिया गया है तो एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाया जाए या एक ऑल्टरनेट स्टोरिंग कैपेसिटी बनाई जाए, जिसमें कि ये यूरिन स्टोर की जा सके ऑपरेशन के बाद में। तो इसमें 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, इसको कि आइलियल कॉन्ड्यू कहते हैं या फिर नियो ब्लैडर बोलते हैं, अर्थात कि आंतों को कट करके इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक ऑल्टरनेट ब्लैडर का फॉर्म दिया जाए, जिसमें कि यूरिन स्टोर हो और नॉर्मल रास्ते से पेशाब को बाहर पास किया जाए, या फिर आंत के हिस्से से दोनों जो यूरेटर्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है और ये पेशाब का रास्ता फिर उस केस में पेट पे बनाया जाता है, जिसमें एक थैली के ज़रिए से पेशाब आजीवन आती है। तो देखने में, सुनने में तो ये थोड़ा भयावह ऑपरेशन लगता है, पर और इसके अपने आप में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, एक जटिल ऑपरेशन ये है। पर इस कैंसर की अच्छी बात यह है कि अगर ये ऑपरेशन सफल हो गया तो मरीज़ एक अच्छी जीवन यापन कर सकता है। एक और मैसेज जो मैं देना चाहूँगा आज वो ये है कि ख्याल आता है कि अगर किसी के पेट से पेशाब का रास्ता बनेगा तो उसका उठना बैठना, उसका बाहर समाज में जाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि बहुत हंसी खुशी इस बैग के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं और अपने सारे दैनिक दिनचर्या के काम, सोशल गैदरिंग्स में जाना, बाहर में जाना, ट्रैवलिंग करना, सब कुछ अपना कर रहे हैं। तो ये एक सफल ऑपरेशन है। अगर ये अच्छे से हो गया तो इससे मरीज़ को काफ़ी लाभ मिल सकता है।
इस कैंसर के इलाज में अति आवश्यक है कि इलाज के उपरांत नियमित सर्वेलेंस और क्लोज फॉलोअप में रहा जाए, माने कि अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। आवश्यकता पड़ने पे नियम से अगर ब्लैडर को प्रिजर्व किया गया है, ब्लैडर को रिमूव नहीं किया गया है, नॉन मसल इन्वेजिव टाइप का ब्लैडर कैंसर है तो उसमें रिपीटेड सिस्टोस्कोपी की जाती है। शुरुआत के कुछ सालों में ज़्यादा सघन तरीके से ज़्यादा जल्दी ये सिस्टोस्कोपी की जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है 2 सिस्टोस्कोपी के बीच गैप को बढ़ा दिया जाता है। और यदि मसल इन्वेजिव है और ये पूरा ब्लैडर रिमूव भी कर दिया गया है तो उसके उपरांत भी फॉलोअप में रहना आवश्यक होता है कि कहीं बीमारी लौट कर तो नहीं आ रही है उसकी नज़र से। ये कैंसर सामान्यतः तंबाकू की वजह से ही होता है, चाहे वो स्मोक्ड फॉर्म ऑफ टोबैको हो चाहे वो स्मोकलेस। तो इन सब से दूरी बना कर रखना, इन सब की लत ना पड़े इसका शुरुआत से ही प्रयास करना, और वो लोग जो ऑलरेडी इनका सेवन करते हों इसका परित्याग करके अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, सलाद खाएं, फल खाएं, फिश है, इस तरह के आइटम्स लें जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा है, तो धीमे धीमे जो वक्त के साथ जो नुकसान हुआ है तंबाकू के साथ में वो पलटा जा सकता है। तो प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन के तौर पे यही है कि तंबाकू का सेवन कम से कम करें। भारत के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कई सारे अन्य देशों में शिस्टोसोमेसिस नाम का एक कीड़ा होता है पैरासिटिक, जो कि ब्लैडर में अपना घर बना लेता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो उन क्षेत्रों में इसका इलाज भी अलग से किया जाता है इसके प्रिवेंशन के लिए।